तो एक लाइन है, एक स्केल है बेसिकली, और इस स्केल में हम मान लेते हैं कि ये लेफ्ट साइड है, लेफ्ट ही है, और ये राइट साइड है। ठीक। अब लेफ्ट और राइट है तो इसका मतलब कोई ना कोई एक सेंटर भी होगा ही होगा, इसको हम सेंटर मान लेते हैं। अब हमें समझना है कि कौन सी पार्टी को या कौन से व्यक्ति के विचारों को कहां पर सेट किया जा सकता है। पहले की अप्रोच क्या थी कि लेफ्ट वाले सारे एक तरफ, राइट वाले सारे एक तरफ। लेकिन आपको ये समझ में आता होगा कि जो व्यक्ति लेफ्ट में है, हो सकता है कि वो बहुत लेफ्ट में हो सकता है कि कम लेफ्ट में हो। ऐसे राइट में हो सकता है कि हल्का सा राइट में हो सकता है कि बहुत ज्यादा राइट में हो, ये भी तो हो सकता है। और इसलिए हमने कोशिश की कि एक स्केल बना के समझें कि लेफ्ट या राइट में होने का मतलब क्या होता है। जैसे एग्जांपल लेके देखते हैं, बीजेपी राइट में है, आप सबकी सहमति है। शिवसेना भी राइट में है। अगर मैं पूछूं इनमें से कौन ज्यादा राइट में है तो क्या बोलेंगे? शिवसेना बोलेंगे, ये आप सबको सहमति है। शिवसेना और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना एमएनएस, इनमें से कौन ज्यादा राइट में है? आप कहेंगे एमएनएस थोड़ा और ज्यादा राइट में है ना। आपको लगता है कि ज्यादा। उसकी बड़ी वजह शायद ये कि वो सत्ता में नहीं है, सत्ता में आएंगे तो शायद ठीक हो जाएंगे, लेकिन सत्ता में आने से पहले कुछ ऐसी आंदोलन करने पड़ते हैं जिससे जनता साथ में आ जाए। और जो एमआईएम है, एमआईएम को आप कहाँ रखेंगे राइट में? बीजेपी के आसपास, शिवसेना या एमएनएस के आसपास? कहीं शिवसेना के आसपास रखेंगे तो ठीक है, मोटा मोटा खाका बन गया। और क्या एमएनएस की तुलना में और ज्यादा राइट में कोई आप सोच पा रहे हैं भारत या भारत के बाहर? जैसे हिटलर का जो सिद्धांत था, नाजीवाद या फांसीवाद, वो एमएनएस से कम राइट है या ज्यादा राइट है? तो बहुत खतरनाक राइट था, वो तो बहुत ही खतरनाक राइट था। तो हम मान लेते हैं कि ये वाला जो लेवल है ये तो हिटलर के फासिज्म या नाजिज्म का लेवल है, जो चरम दक्षिणपंथ है, जिसके बाद कुछ बचता ही नहीं है। जब कोई ये कह दे कि मेरे अलावा बाकी समाजों को जीने का हक नहीं है, उनको खत्म कर देना चाहिए, उनको गैस चैम्बर में डाल देना चाहिए, उनका सामूहिक हत्या कर देनी चाहिए, जीनोसाइड कर देना चाहिए, वो तो राइट का वो लेवल हुआ जिसकी आगे कुछ बचता ही नहीं है। लेकिन हम ये जानते हैं कि भारतीय राज्य व्यवस्था में ऐसी स्थिति कम से कम नजर नहीं आती है, क्योंकि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं और डेमोक्रेसी एक मोटे मोटे खाके के रूप में हमारे देश में हमेशा से बनी हुई है। तो हम कह देते हैं कि चलिए, हो सकता है कि एमएनएस लगभग यहां स्टैंड करे, क्योंकि उसने हिंसा की बात उस तरह से कभी नहीं की कि जो गैर मराठी उनको मार देंगे, हम जान से मार देंगे। थोड़ा बम पटाखे छूटते हैं, लेकिन कभी ये नहीं होता कि खत्म कर देंगे, वैसी स्थिति नहीं है। फिर आप कहेंगे कि भाई शिवसेना उनकी तुलना में थोड़ी कम एग्रेसिव है तो राइटिस्ट वो भी, तो शिवसेना को थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। और आपने कहा कि जहां शिवसेना है लगभग वहीं एमआईएम, ऑल इंडिया एआईएमआईएम पार्टी है, तो उसको भी लगभग उस लेवल पर मान लेते हैं। ये हिंदुओं के लिए, वो मुसलमानों के लिए है। आप कह रहे हैं कि बीजेपी इनकी तुलना में कम राइटिस्ट है, तो बीजेपी को यहां रख लीजिए। ठीक। तो एक तरफ का खाका समझ में आ गया। अब चलते हैं लेफ्ट की तरफ। क्या कोई ऐसी पार्टी है जो एकदम सेंटर पे खड़ी हो, बीच में एकदम बैलेंस, ना लेफ्ट ना राइट? मुश्किल है कहना, क्योंकि कांग्रेस को लेकर जो सामान्य समझ है वो ये है कि सेंटर लेफ्ट पार्टी है। जो सेंटर के आसपास का इलाका है ना, जो पार्टियां इसके अंदर आ जाती हैं, इस इलाके को मोटा मोटा मान लीजिए, इसको बोलते हैं सेंटर राइट या सेंटर लेफ्ट। तो लाल रंग का इस्तेमाल तो वहां करना था, लेफ्ट में उनका रंग लाल होता है। इधर तो भगवा का इस्तेमाल और हरे का इस्तेमाल ज्यादा ठीक रहता है। वो गलती से हो गया, पर कोई बात नहीं, हम लाल से ही काम चलाते हैं, उस तरफ भी इस तरफ भी। अब 4-5 पार्टी दिमाग में रखिए। कांग्रेस को लेफ्ट मान लेते हैं फिलहाल, आम आदमी पार्टी को भी लेफ्ट मान लेते हैं। इन दोनों में से ज्यादा लेफ्ट कौन है, कांग्रेस या आम आदमी? आम आदमी पार्टी। सहमति है? चलिए, मैं भी सहमत हूं। अब बताइए कि एक तरफ आम आदमी पार्टी लेफ्टिस्ट है, एक तरफ बीएसपी है। बीएसपी के लेफ्ट अमीरी गरीबी पे कम है, उच्च जाति के प्रश्न पे है, पर है तो लेफ्ट ओरिएंटेशन ही। तो बीएसपी और आम आदमी पार्टी में किसको ज्यादा लेफ्ट मानेंगे? देखिए, बट गया, समाज बट गया ना, इस समय बराबर मान लीजिए, कोई बात नहीं, ऑलमोस्ट इक्वल मान लेते हैं। ये तो रोज भी चेंज होता है कि कल बीएसपी ज्यादा लेफ्ट थी, आज आम आदमी पार्टी ज्यादा लेफ्ट हो गई। ये तो मुद्दों पे भी तय करता है ना, कौन सा मुद्दा किस समय चल रहा है। ये तो बहुत ही सब्जेक्टिव बात है।
समाजवादी पार्टी को भी लगभग वही रख लेंगे, रखेंगे। और आरजेडी को, आरजेडी कौन सी होती है? तेजस्वी यादव। हाँ बताइए, तो बीएसपी से किस तरफ? आसपास ठीक है, आसपास सबसे सेफ आंसर है, आसपास रख लेते हैं। अब बताइए कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई, उसे कहाँ रखेंगे? वो आम आदमी पार्टी से ज्यादा लेफ्ट है कि कम लेफ्ट है? ज्यादा लेफ्ट है। और सीपीएम और ज्यादा लेफ्ट है। और सीपीआई एमएल, ये क्या होता है? ये और ज्यादा रिवोल्यूशनरी पार्टी है। कभी जब समाजवाद पढ़ेंगे तो इन सब का नाम समझेंगे। तो सेंटर के नजदीक जो पार्टी आएगी इस तरफ, वो आ जाएगी कांग्रेस, ऑल इंडिया कांग्रेस या नेशनल कांग्रेस, जो अभी किसके हाथ में है? राहुल गांधी के हाथ में है। इससे थोड़ा सा इधर यहां रख लेते हैं लगभग कुछ पार्टियों को, जिनमें एक है आम आदमी पार्टी। और किसे रख लें? आप बीएसपी को भी यही रखना चाह रहे हैं, एसपी को भी ये रखना चाह रहे हैं। मेरे ख्याल से एसपी थोड़ी कम लेफ्ट होगी बीएसपी की तुलना में, पर ठीक है, मोटा मोटा मान लेते हैं। आप आरजेडी को भी यहाँ रखना चाह रहे हैं, आप डीएमके को भी यहाँ रखना चाह रहे हैं, तो ठीक है, रख लीजिए। डीएमके का ओरिएंटेशन लेफ्ट का ही है। एआईएडीएमके डीएमके की तुलना में कम लेफ्ट है, किंतु उसका भी ओरिएंटेशन लेफ्ट की तरफ ही ज्यादा रहता है। तो आप मान सकते हैं कि कांग्रेस और इसके बीच में कहीं एआईएडीएमके शायद आ जाएगी। बीजू जनता दल ने बहुत स्पष्ट विचारधारा अपनी बताई नहीं, लेकिन वो भी ओरिएंटेशन थोड़ी सी लेफ्ट की उसकी लगती है। तो आप मोटे तौर पर मान सकते हैं कि कांग्रेस के आसपास कहीं बीजू जनता दल भी आ जाएगा। ये एक इसमें किसी पार्टी के लोग नाराज ना हो जाए भाई सुन के, है ना, ये मोटा मोटा क्लासिफिकेशन है। आप सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत महान काम कर रहे हैं, किसी से कोई आपत्ति नहीं है। केवल ये समझने की कोशिश है कि हम किस पार्टी को किस रूप में समझ सकते हैं, ठीक है। कई नेता लोग घूर के देखेंगे इस वीडियो को कि ये हमारे बारे में क्या बोल रहा है और आजकल माहौल वैसे ही पता है आपको कैसा रहता है। तो लेकिन जब और लेफ्ट की ओर बढ़ेंगे तो एक पार्टी आ जाएगी जिसका नाम है सीपीआई। एमएन रॉय ने इस पार्टी का गठन किया था 1920s में, और लंबे समय तक ये भारत की इकलौती कम्युनिस्ट पार्टी रही। लेकिन आगे चलकर जब 1960s में भारत चीन का युद्ध हुआ, देखिए जब ये पार्टी बनी तो लेनिन की मेंटरशिप के अंदर एमएन रॉय ने पार्टी बनाई थी। मानवेंद्र नाथ रॉय इनका नाम था, और ये लेनिन के सलाहकार भी थे, लेनिन से सीख भी रहे थे। और कम्युनिस्ट पार्टी की भारतीय शाखा के रूप में इसका गठन यहां पर हुआ। तो ये पार्टी भारत में काम कर रही थी। निर्देश कहां से मिलता था? निर्देश मिलता था सोवियत संघ से, रूस से। कई बार बड़े अजीब निर्देश मिल जाते थे, पर वो पार्टी करे क्या बेचारी हो। तो वहां से जब एंटीना एक खास बिंदु पर सेट है तो विचार तो वहीं से आएंगे। असहयोग आंदोलन, ये बल्कि जो भारत छोड़ो आंदोलन है, उस समय इनकी दुविधा बड़ी बढ़ गई 1942 में। अब देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध में इंग्लैंड, अमेरिका, सोवियत संघ एक बिंदु पर एक साथ खड़े हो गए। और किसके खिलाफ खड़े हुए? इटली, जर्मनी, जापान के खिलाफ खड़े हो गए, हिटलर के खिलाफ खड़े हो गए। ब्रिटेन भारत पर चढ़ा हुआ था। तो भारत के नेताओं को दुविधा ये कि इस समय अगर ब्रिटेन को हराने के लिए ताकत लगा दी तो ब्रिटेन तो हार जाएगा, पर हिटलर जिंदा हो जाएगा, और हिटलर का जिंदा होना भी खतरनाक हो सकता है। तो कंफ्यूजन था कई लोगों को, पर अंत में तय हुआ। महात्मा गांधी ने भी कहा कि ये सही मौका है, हमें अंग्रेजों के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन करना चाहिए। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। अब कम्युनिस्ट पार्टी परेशान, क्योंकि सोवियत संघ से निर्देश मिलते थे, और सोवियत संघ, अमेरिका और इंग्लैंड उस समय एक साथ हैं। तो वहां से निर्देश आया कि ना, इस समय फांसीवाद के विरुद्ध इंग्लैंड का साथ देना जरूरी है। तो उस पार्टी ने 1942 के आंदोलन को ठीक से सपोर्ट नहीं किया, पीछे हट गई, और वहीं से उसकी छवि भारत के लोगों में काफी कमजोर भी हो गई। और इसलिए 1947 के आसपास आपको कम्युनिस्ट पार्टी का बहुत ताकत नजर नहीं आती, जबकि उसके पहले ताकत दिखनी शुरू हो गई थी। 1949 में चीन में क्रांति हो गई। अब दो चाचा हो गए, एक चाचा सोवियत संघ, तब बोल लीजिए सोवियत संघ, और चाचा हो गया चीन। अच्छा, चीन वाले थोड़े नए नए थे तो एग्रेसिव ज्यादा रहते थे। चीन वाले बोलते थे कि सोवियत संघ वाले ठीक कम्युनिस्ट नहीं है, असली कम्युनिस्ट हम हैं, ये ठंडे कम्युनिस्ट हैं, हम गर्म कम्युनिस्ट हैं।
तो कम्युनिज्म में जो गर्मी ना हो तो फिर कम्युनिज्म काहे का। तो भारत के जो कम्युनिस्ट थे उनको भी लगा कि ये वाला ज्यादा ठीक लग रहा है, तो कई लोग चीन से सपोर्ट लेने लगे, मतलब वैचारिक समर्थन भी शायद, बाकी भी कुछ सोवियत संघ के पक्ष में थे। पार्टी एक ही थी, सीपीआई, और 1960 62 64 तक चलता रहा। 62 में चीन और भारत का युद्ध हो गया। मजे की बात, भारत का पीएम कौन? नेहरू जी, वो भी कम्युनिस्ट, कम से कम सोशलिस्ट तो सही और कम्युनिज्म से प्रभावित भी थे, मार्क्सवाद से। तो एक कम्युनिस्ट प्रधानमंत्री दूसरे कम्युनिस्ट देश से युद्ध कर रहा है, और कम्युनिस्ट पार्टी को तीसरे कम्युनिस्ट देश से सलाह मिल रही है, सोवियत संघ से, क्योंकि सोवियत संघ और चीन में ठीक ठाक दुश्मनी हो चुकी थी, और भारत के कम्युनिस्ट परेशान थे कि हम सोवियत संघ वाले के साथ चलें कि चीन वाले के साथ चलें। और अंत में 1964 में उस युद्ध के लगभग ठीक उस समय कम्युनिस्ट पार्टी के दो टुकड़े हो गए, और एक बनी सीपीएम, कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट, जो चीन के तौर तरीकों के ज्यादा पक्ष में रहती थी। और सीपीआई उसके बाद नाम नाम के रह गई, उसका बहुत महत्व रहा नहीं। तो इतनी बात समझ के अब क्या समझ पड़े, सीपीएम इधर आएगी किधर आएगी? इधर आएगी, है ना। तो सीपीएम ज्यादा लेफ्ट है, और ये सीपीएम 1964 में बनी है, सोच के देखिए। और उसके कुछ ही साल के बाद 1967 में बंगाल में पहली बार सत्ता में इसकी भागीदारी हुई। सरकार इसकी नहीं थी, लेकिन जो गठबंधन था उसमें शामिल थी। अब जब इस सत्ता में आ गई तो इसी पार्टी के कुछ लोगों को लगा ना, ये पार्टी ठंडी हो गई है, इसमें गर्मी नहीं बची, और हमें चाहिए गर्मी वाला आंदोलन। जिन लोगों ने ये बात कही उनमें एक थे चारू मजूमदार और एक थे कानू सान्याल। उन्होंने कहा ये सरकार वरकार नहीं खेलेंगे हम, ये इलेक्शन विलेक्शन बेकार की बात है, हम तो सीधे हिसाब करेंगे बराबर। जो क्रांति है, मार्क्सवाद की धारणा है क्रांति, हिंसक क्रांति, हम तो वो करेंगे जैसे चीन में हुआ था, जैसे रूस में हुआ था। हम इलेक्शन के थ्रू नहीं जाएंगे, क्योंकि जो पक्का मार्क्सवादी है उसको लिबरल डेमोक्रेसी में, इलेक्शन वाली डेमोक्रेसी में बहुत रुचि होती भी नहीं है। अब सोचिए, सरकार है सीपीएम की, केंद्र सरकार में इंदिरा गांधी नई नई पीएम बनी है, अभी कुछ ही समय हुआ है, थोड़ी डामाडोल स्थिति है लेकिन बनी हुई है, और उनको समर्थन भी पश्चिम बंगाल से मिला हुआ है सरकार बनाने के लिए इस समय। और ठीक उसी समय नक्सलवाड़ी में एक आंदोलन शुरू हुआ जिसको नक्सलवाद कहा गया, और ये नक्सलवाद कौन कर रहे हैं? चारू मजूमदार, कानू सान्याल, उनके साथी। अब इंदिरा गांधी कह रही कि देखो भाई, तुम्हारी ही पार्टी के लोग हैं, इनको ठीक कर लो, नहीं ठीक करोगे तो 356 लगा दूंगी। 356 क्या होता है? अब तक 56 नहीं, इसका मतलब होता है संविधान का अनुच्छेद 356, यानी कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा देना, राज्य की सरकार को भंग कर देना। कितना रोचक अतीत है। पश्चिम बंगाल में सीपीएम की सरकार ने अपनी ही पार्टी के कुछ लोगों द्वारा किए जा रहे नक्सलवादी आंदोलन को क्रश किया, समाप्त किया। और जब क्रश किया तो बोले कि तुम भाड़ में जाओ, हम सच्चे मार्क्सवादी हैं, हम नई पार्टी बनाएंगे। और तब जो पार्टी बनी उसका नाम है CPI-ML, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी लेनिनवादी, मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट, ये पार्टी बनी। और इनका मानना था कि सीधे सीधे काम करेंगे। बाद में इसके भी टुकड़े हो गए, आजकल CPI-ML चलती है एक पार्टी, एल का मतलब लिबरेशन होता है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि केवल कम्युनिस्ट पार्टी हो जाने से लेफ्ट कह देना पर्याप्त नहीं है, उसमें भी लेफ्ट का इंटेंसिटी कितनी है ये देखना पड़ेगा ना। अब आप ये बताइए कि जो रशियन या चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है उसको यदि इसमें जोड़ना हो, जैसे हमने यहां पर हिटलर को जोड़ दिया, हिटलर या मुसोलिनी इस मामले में चरम लोग हैं। अगर मैं कहूं कि सोवियत संघ या चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को जोड़ना हो, जिन्होंने शुद्ध रूप से हिंसक कार्यवाहियों के माध्यम से सत्ता हासिल की, या आपको कंबोडिया का अगर उदाहरण ध्यान हो, पोल पोट का एग्जाम्पल कभी सुना हो आप लोगों ने, उसको देखना हो, या नॉर्थ कोरिया में किम जोंग उन की पार्टी को ध्यान रखना हो, ये सब लोग वो हैं, कम्युनिस्ट पार्टी है, कम्युनिस्ट सरकारें हैं। इन सरकारों को आप सेंटर से लेकर यहां तक कहीं रखना चाहेंगे या और उधर रखेंगे? और उधर रखेंगे। तो यहां कोने में हम USSR की कम्युनिस्ट पार्टी को, चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी को
और नॉर्थ कोरिया किम जोंग उन का जो दृष्टिकोण है उसको रख लें, पोल पोट जिन्होंने कहते हैं कि कंबोडिया में करीब 20 लाख लोगों की हत्या की मार्क्सवादी क्रांति के दौरान अपनी, उनको रख लें, ये सब आ जाएंगे। और बहुत इंटरेस्टिंग बात, अगर आप इस निष्कर्ष को गौर से देख पा रहे हो, चाहे वामपंथ हो, जब वामपंथ चरम पे आता है तो लाखों लोगों की हत्याएं होती हैं। यूएसएसआर में स्टालिन नाम के आदमी ने, जो लेनिन के बाद सत्ताधीश बना, 40 लाख हत्याएं की, 40 लाख। पोल पोट छोटे से देश में था, 20 लाख हत्याएं की। किम जोंग उन करता ही रहता बीच बीच में। पता लगा कि एक मीटिंग में एक आदमी को उबासी आ गई, जम्हाई आ गई। आप लोग 3-4 जम्हाई ले चुके हैं इस क्लास में, ये तो मैं हूं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर किम जोंग उन होता है ना तो उसने उनमें से एक को पता है क्या किया, तोप के सामने बांध के तोप चलवा दी, पूरा छेद गड्ढा हो गया उसकी बॉडी में, पूरी कमर तोड़ के, मतलब मरी गया बेचारा। फिर एक मीटिंग में उसको पता लगा कि उसके एक फूफा जी थे जो शायद उसके खिलाफ साजिश कर रहे थे। उसको हल्का सा संदेह हुआ, इतना काफी था संदेह होना, रूल ऑफ लॉ थोड़ा ना होता है लॉ तो मैं ही हूँ, कोई रूल ऑफ लॉ क्या होता है। तो अपने उस फूफा या मौसा जो भी थे, 10-20 भूखे कुत्तों को, जो कई दिनों से भूखे थे, उनके बीच में छुड़वा दिया, और वो भूखे कुत्ते उनकी बोटी बोटी नोच के खा गए। ये सजाएं होती हैं जम्हाई लेने की, आपको अंदाजा नहीं है। यहाँ तो आप लोग धूमधाम से उबासी ले रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र है ना भाई, क्योंकि लोकतंत्र है। और जब दक्षिण पंथ चरम पे जाता है तो दक्षिण पंथ भी चरम पे क्या करता है, वो हिटलर बन जाता है, मुसोलिनी बन जाता है। और हिटलर पे आरोप है कि उसने 60 लाख हत्याएं की, 60 लाख। 40 लाख ये स्टालिन की मान लीजिए, 20 लाख इसकी मान लीजिए, बराबर हिसाब उसने भी कर दिया कि तुम्हारा 40-20 हम 60 कर लेते हैं अकेले ही। यानी दोनों ही पंथों का जो चरम स्तर है बहुत घातक हो जाता। कुछ लोग हैं जो सेंटर में रहते हैं, वो कहते हैं कि भाई ना हम इधर के हैं ना हम उधर के हैं, हमें तो लगता है कि मुद्दा देख के बात करेंगे, वरना हम ठीक है, थोड़े बहुत परिवर्तन हो ठीक है, थोड़ा बहुत यथास्थितिवाद हो वो भी ठीक है, क्यों ज्यादा टेंशन लेनी है। लेकिन ऐसी कोई पार्टी नहीं है जिस पार्टी को हम सीधे सीधे अनाउंस कर देंगे वो सेंट्रिस्ट पार्टी। हाँ, सेंटर लेफ्ट है, सेंटर राइट है, वहां तक ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा और एक लेवल जोड़ते हैं कॉम्प्लेक्सिटी का। क्या ये जरूरी है कि एक पार्टी के सब लोग एक ही जगह खड़े हों? क्या ये जरूरी है कि एक पार्टी हमेशा एक साइड में खड़ी हो? जैसे पहले कुछ व्यक्तियों की बात करते हैं, जैसे कांग्रेस को हमने रखा, कहाँ की कांग्रेस, इधर, ये कांग्रेस को रखा। अब ध्यान से देखें तो इस कांग्रेस पार्टी के अंदर अगर मैं 3 नाम जोड़ूं, एक है जवाहरलाल नेहरू, एक है इंदिरा गांधी, एक है संजय गांधी। क्या आप इन तीनों को एक पॉइंट पे रख सकते हैं? नेहरू बहुत ही लिबरल किस्म के आदमी हैं। अगर नेहरू सत्ता में है तो आप मान सकते हैं कि बहुत ज्यादा व्यक्तियों की स्वाधीनता कुचली नहीं जाएगी। जब इंदिरा गांधी सत्ता में थी तो आपातकाल लगा, इमरजेंसी लगी, और इमरजेंसी के दौरान 19 महीने कई लोग जेल में रहे, केवल इसलिए कि वो उनकी सत्ता के खिलाफ खड़े हो गए थे। इंदिरा गांधी कम से कम कानून के तहत जेल भेजती थी, संजय गांधी तो और मूड में रहते थे, वहां तो अलग ही लेवल था उनका। तो एक ही पार्टी जो कि लेफ्टिस्ट पार्टी हम मान रहे हैं, उसके अंदर भी अलग अलग व्यक्तियों का तेवर अलग अलग हो सकता है। ऐसे बीजेपी है, बीजेपी में एक व्यक्ति हैं अटल बिहारी वाजपेयी, है मतलब एक जमाने में रहे प्राइम मिनिस्टर हमारे। एक व्यक्ति हैं लाल कृष्ण आडवाणी, एक व्यक्ति हैं नरेंद्र मोदी, एक हैं योगी आदित्यनाथ। अब आप ये बताएं कि दक्षिण पंथ तो चारों में है, पर क्या चारों का दक्षिण पंथ बराबर है या उसकी डिग्रीज अलग अलग हैं? अलग अलग हैं। और जिस क्रम में है उसी क्रम में मानते होंगे आप लोग भी लगभग। जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे तो आपको पता है ये जो इतिहास है 1996 के आसपास का, जब वो पीएम बने पहली बार, शायद 95 में ये डिबेट थी बहुत ज्यादा। हम लोग उस समय यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, बहुत डिबेट थी कि लग रहा था कि बीजेपी सत्ता में आने वाली है पहली बार केंद्र में, तो पीएम कौन बनेगा। और शायद 1995 की बात है, मेरे इलेक्शन से 1 साल पहले की बात है, आडवाणी जी ने एक स्टेटमेंट दी
कि अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री होंगे। ये स्टेटमेंट एल के आडवाणी ने दी और इन दोनों व्यक्तियों ने मिलकर 1980 में बीजेपी की स्थापना की थी। मतलब बीजेपी का क्या है कि 1915 में हिंदू महासभा बनी, मदन मोहन मालवीय ने बनाई। उस पार्टी के एक अध्यक्ष हुए जिनको हम जानते हैं ये एसपी मुखर्जी के रूप में, श्याम प्रसाद मुखर्जी के रूप में। बाद में उससे मोहभंग हुआ तो उन्होंने 1951 में भारतीय जनसंघ बना दिया। भारतीय जनसंघ 1974 तक लगभग रहा, जब एक पार्टी बनी जनता पार्टी। 77 में इलेक्शन हुआ था ना, उसके आसपास की बात है, जब जनता पार्टी बनी, जिसमें जयप्रकाश नारायण ने कोशिश की थी 4 पार्टियों को मिला के इंदिरा गांधी के खिलाफ इलेक्शन लड़वाने की। तो भारतीय जनसंघ उसमें मर्ज हो गया, जनता पार्टी हो गई। और जब 77 वाला प्रयोग सफल नहीं हो पाया तो उससे अलग होके फिर एक पार्टी बनी, भारतीय जनता पार्टी। तो बीजेपी 1980 में बनी, हालांकि उसका इतिहास देखेंगे तो 1915 तक आपको जाता हुआ दिखेगा। 1980 में जो बीजेपी बनी वो बनाने वाले 2 व्यक्ति माने जाते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी और एल के आडवाणी। और जनसंघ में जो 2 सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति हुए, एसपी मुखर्जी थे ही उसके शुरुआती व्यक्ति, और बाद में जो दीनदयाल उपाध्याय जी हैं, जिन्होंने उसका मूल दर्शन, जिसको एकात्म मानववाद कहते हैं, इंटीग्रल ह्यूमनिज्म कहते हैं, उसकी रचना की, वो उस दौर के व्यक्ति हैं। अब 2 व्यक्तियों ने मिलकर पार्टी बनाई 1980 में, फिर आंदोलन किए, काफी कुछ किया। मंदिर आंदोलन सबसे महत्वपूर्ण माना गया, जो आडवाणी जी ने किया। और जब सत्ता की बारी आई तो क्या वजह बताई गई कि हमारा देश जो है थोड़ा सॉफ्ट किस्म का देश है, तो अटल बिहारी वाजपेयी की एक्सेप्टेंस ज्यादा है। और ये बात एल के आडवाणी ने खुद अनाउंस कर दी और फिर वही वो पीएम बने। तो उस समय कहते थे कि आडवाणी जी सॉफ्ट राइटिस्ट हैं, सॉरी, वाजपेयी जी सॉफ्ट राइटिस्ट हैं, आडवाणी जी थोड़ा सा रेडिकल हो जाते हैं। फिर बाद में कहा गया कि आडवाणी जी सॉफ्ट हैं, मोदी जी थोड़ा सा रेडिकल है। फिर योगी जी आए तो उसके बाद कहा गया नहीं नहीं, मोदी जी बहुत सॉफ्ट है भाई इधर थोड़ा ज्यादा रेडिकल टच है। कहने का भाव क्या है कि एक ही पार्टी में, एक ही विचारधारा में जो पार्टी दक्षिण पंथी है, उसमें दक्षिण पंथ के शेड्स या लेवल्स अलग अलग हो सकते हैं। जैसे वहां पर हमने देखा वामपंथ में, ऐसे ही वामपंथ के लेवल है, सीपीआई भी है, सीपीआईएम भी है, सीपीआईएमएल भी है। एक ही पार्टी से निकली 3 पार्टियां हैं, किंतु उनमें उग्रता का स्तर, उत्कटता का स्तर, रेडिकल होने का स्तर अलग अलग हो सकता है। क्या कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति या कोई पार्टी ऐसी हो जो सेंटर से कभी इधर कूद जाए, कभी इधर कूद जाए? कुछ घटनाओं में ऐसा दिख सकता है। जैसे कांग्रेस तो लेफ्टिस्ट पार्टी है, पर जब संजय गांधी सत्ता में थे, एक तरह से डिफेक्टो उनको मानते थे कि सत्ता में है, डिजियोर तो नहीं थे। संजय गांधी की कुछ नीतियां ऐसी मानी जाती हैं जिनको एंटी मुस्लिम नीतियां कहा गया। हालांकि कांग्रेस पार्टी सामान्यतः मानी जाती है कि वो मुस्लिम समाज के पक्ष में खड़ी रही, तुष्टीकरण कहिए, अपीजमेंट कहिए, जो कहिए। और शाहबानो के केस में बहुत प्रसिद्ध एग्जाम्पल दिखता है 1985-86 का मामला, जब शाहबानो के केस में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय शाहबानो के पक्ष में आया और कांग्रेस पार्टी ने उसके विरुद्ध जाकर एक्ट चेंज किया, एक नया एक्ट बनाया, मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन एक्ट कहते हैं उसको। तो ऐसा माना जाता है कि कांग्रेस पार्टी सामान्यतः मुस्लिम समाज को वोट बैंक की तरह ट्रीट करती रही, इसलिए उसके पक्ष में कुछ ऐसे काम भी करती रही जो शायद जरूरत से ज्यादा थे। उसी बिंदु पर आरिफ मोहम्मद खान कांग्रेस पार्टी से अलग हुए थे, जो कि उस मंत्री थे, जो भी केरल में गवर्नर हैं। तो उसी पार्टी में संजय गांधी पर इमरजेंसी के दौर में यह आरोप लगता था कि वो एंटी मुस्लिम काम करते हैं। अब लेफ्ट की पार्टी किसी धर्म विशेष के विरोध में दिखे तो ये अजीब सी बात लगती है। इसका रिवर्स भी हो सकता है। आम आदमी पार्टी किस तरफ खड़ी है, इस तरफ खड़ी है, और अरविंद केजरीवाल अगर ये कहें कि करेंसी के नोट पर लक्ष्मी जी और गणेश जी की फोटो छाप देनी चाहिए, ये विचार सुन के कहां का लगता है? ये तो राइट का विचार है। और वो खड़े कहां पर है? लेफ्ट में खड़े हैं। या अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल एक पब्लिक मीटिंग में हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे, वो तो लेफ्ट के आदमी हैं। बहुत कंफ्यूजन है, रायता फैला हुआ पूरा का पूरा।
क्योंकि इस समय दुनिया भर में राइट की वेव चल रही है, इसलिए लेफ्ट वालों को समझ में आ गया कि राइट वाला कुछ कुछ करना पड़ेगा वरना काम चलेगा नहीं हमारा। इसलिए थोड़ा बहुत धर्म धर्म खेलना बहुत जरूरी है। थोड़ा भाषा भाषा खेलिए, थोड़ा धर्म धर्म खेलिए, थोड़ा जाति जाति खेलिए, तो आप सत्ता में रह पाएंगे। क्योंकि आम आदमी इस समय राइट विंग के प्रभाव में ज्यादा है, इसलिए आज के दौर में लेफ्ट विंग को राइट विंग जैसा दिखने की मजबूरी हो गई है। और अतीत में क्या हुआ है, राइट विंग को लेफ्ट विंग जैसा दिखने की मजबूरी हुई है, क्योंकि अब केवल राष्ट्रवाद के नाम पर, केवल धर्म के नाम पर लंबे समय तक काम नहीं चला पाएंगे। लोग कहते हैं कि नौकरी तो दो, बिजली तो दो, सड़क तो बनाओ, और आप कह रहे नहीं, धर्म, भाषा, इज्जत। आप कह रहे हैं ठीक है, वो सब अच्छा लगता है 1 घंटे के लिए, लेकिन सड़क तो चाहिए ना भाई, दवाई तो चाहिए, खाना तो चाहिए, नौकरी तो चाहिए। इसलिए राइट विंग की सारी पार्टियों की मजबूरी है कि वो आजकल अपने मैनिफेस्टो में और नीतियों में नौकरियों का और कुछ ऐसे प्रयोग जिससे जो गरीब आदमी है, पिछड़ा हुआ व्यक्ति है, उसको मौका मिले, कभी कभी प्रच्छन्न रूप में, कभी खुलकर। दक्षिण पंथ की पार्टी सरकार में हो और ईडब्ल्यूएस आरक्षण के लिए संविधान में संशोधन किया जाए। हालांकि ईडब्ल्यूएस को लेकर एक बहुत बड़ा रोचक विवाद भी है इस बारे में, वो कभी बात करेंगे। लेकिन ऊपरी तौर पर देखने में क्या लगता है कि दक्षिण पंथी दल गरीबों के पक्ष में आरक्षण देने के लिए संविधान संशोधन कर रहा है। ये कैसे हो रहा है? इसका मसला सिर्फ इतना है कि आजकल कोई राइट नहीं है, कोई लेफ्ट नहीं है, हर पार्टी मोटे तौर पर कुछ है। बीजेपी सामान्यतः राइट है, लेकिन लेफ्ट की कई चीजों को उसको लेके आना ही पड़ेगा, क्योंकि जनता की डिमांड ना भाई, डेमोक्रेसी है। आम आदमी पार्टी लेफ्ट में दिख रही है, किंतु उसको हनुमान चालीसा का पाठ करना ही पड़ेगा, और करेंसी पर लक्ष्मी गणेश के चित्र छापने जैसी बातें कहनी पड़ेंगी, ताकि लोग कंफ्यूज रहें कि ज्यादा धर्म का रक्षक कौन है, ये है कि वो है। और ये कंफ्यूजन होने से क्या होता है कि एक कम से कम वो प्रभाव खत्म हो जाता है जिस प्रभाव का नुकसान हमें हो सकता था। लेकिन बात यहां भी खत्म नहीं होती है, एक और लेवल पे कॉम्प्लेक्सिटी इसमें है। जैसे यूं समझें कि कुछ ऐसे दल हैं जो जब सत्ता में आते हैं तो पूरी ताकत केंद्रीकृत करते हैं और आम आदमी के अधिकार खत्म होने लगते हैं, और कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो बहुत प्यार मोहब्बत से काम चलाती हैं। और इसलिए कुछ लोगों ने कहा कि जो कॉन्टिन्यूम अप्रोच जो हमने भी देखी, कॉन्टिन्यूम ठीक है समझने के लिए कि कौन कितना लेफ्ट, कौन कितना राइट, ये ठीक है। कभी कभी दाएं बाएं भी हो जाता है। आम आदमी पार्टी में पहले के समय में क्या था कि जब कुमार विश्वास उस पार्टी में थे, प्रशांत भूषण भी उस पार्टी में थे, योगेंद्र यादव भी उस पार्टी में थे, मैं तो उस पार्टी को देख के घबरा जाता था कि पार्टी काम कैसे कर रही है। अरविंद केजरीवाल को मोटे तौर पर अगर मैं यहां रख लूं, ये जो आम आदमी पार्टी यहां रख लीजिए, ये चित्र बड़ा घिचपिच हो गया, कैसे समझेंगे? कोई बात नहीं, नेक्स्ट वाले पे कर लेते हैं। तो ये है लेफ्ट, ये है राइट, ये है सेंटर। कभी कभी क्या होता है, एक ही पार्टी के कुछ लोग कुछ सेंटर के उधर खिसक जाते हैं, कुछ सेंटर के इधर खिसक जाते हैं, तब बड़ी मुश्किल हो जाती है। अगर मैं मान लूं कि अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के प्रमुख व्यक्ति इस बिंदु पर खड़े हैं जो सेंटर से थोड़ा सा लेफ्ट, कांग्रेस की तुलना में ज्यादा लेफ्ट, लेकिन हाँ लेफ्ट में है। अगर आपको उसी पार्टी के 2-3 व्यक्तियों के बारे में और बताना हो, एक व्यक्ति प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव, आप उनको लगभग एक जगह रख सकते हैं। और एक व्यक्ति उस समय थे कुमार विश्वास उसी पार्टी में। कुमार विश्वास को जितना आपने सुना, जितना आपने उनके विचार सुने, क्या लगता है वो कहाँ आएंगे? राइट में आएंगे। राइट में कहाँ? यही मान लें लगभग, है ना, सेंटर राइट मान लेते हैं। ये हो गए कुमार विश्वास। अब बताइए, प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव को रखना तो उनको कहाँ रखेंगे? लेफ्ट में, मतलब सेंटर से इधर या इधर, और इधर आ जाएंगे, वो कम से कम यहां आ जाएंगे। अब एक पार्टी जिसके 3-4 प्रमुख नेता हैं और चारों प्रमुख नेताओं को मिला रहे, तो रेंज ऐसी बन रही है कि सेंटर के दाएं बाएं भी हो रहा है। सेंटर के एक साइड में थोड़ी बहुत रेंज हो तो समझ में आता है। अगर रेंज इतनी होने लगे कि सेंटर के उधर भी जाने लग जाए और सेंटर के इधर भी डेविएशन बहुत ज्यादा हो, तो उस पार्टी में संगति बन पाएगी या अलग अलग मुद्दों पर विरोध आपस में ज्यादा होगा? ज्यादा विरोध होगा, सीधी सी बात है। कभी कोई, जैसे कश्मीर का मुद्दा आया,
कश्मीर के मुद्दे पर ये हमेशा कहेंगे कि भारत सरकार ने ठीक किया और कश्मीर हमारा है, होना ही चाहिए। दूध मांगोगे क्या देंगे? खीर देंगे, और बाकी क्या कर देंगे? चीर देंगे, है ना। वो उस मूड में रहते हैं। और ये प्रशांत भूषण क्या बोल रहे हैं? ये कह रहे हैं कश्मीर के लोगों को आत्मनिर्णय का अधिकार होना चाहिए। कुछ ऐसी बात उन्होंने कही थी उस समय। अब एक पार्टी में इतना विरोध आपस में हो, बीजेपी में कोई कुछ भी कहे, वो कश्मीर के मामले में सब ये वाली बात करेंगे। फिर सीपीएमएल जैसी पार्टी हो सकता है कि उसके सारे नेता इस तरह की बात करने लगे। लेकिन एक ही पार्टी में एक ही मुद्दे पर जब इतने विरोध के सुर एक साथ होंगे तो उस पार्टी का चलाना आसान होगा या बहुत मुश्किल होगा। और इसलिए इतिहास जो करता है आगे चल के क्या होता है, अब यही पार्टी में नहीं है, यही पार्टी में नहीं है, और अब पार्टी कहाँ खड़ी है? पार्टी यहाँ खड़ी है। पहले पेंडुलम हो रहा था कि पार्टी सुबह वहां थी, शाम को वहां चली गई। टीवी पे इंटरव्यू इनका है तो पार्टी उधर पहुंच गई है। इनका इंटरव्यू है तो पार्टी यहाँ चली गई है। वो जो मुख्य व्यक्ति चुपचाप देख रहा है कि हो क्या रहा है सब। इसलिए जब इतने डेविएशंस किसी पार्टी के अंदर आएंगे तो मामला बिखरेगा, बड़ा स्वाभाविक सी बात है।